जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आंचल चौधरी, आरती पटेल, यादवेंद्र सिंह, कपिल कुमार, नेहा गोलियान, छवि सैनी, जय सिंह, रोहित अत्री, मनीष शर्मा, संदीप कुमार, बहुत शानदार। बोलो भी फटाफट से। हितेश गुलानी जी कह रहे हैं सर मीडिएवल हिस्ट्री खत्म हो गया भैया, बहुत पहले खत्म हो गया। चलो भाई, बोले कोई दिक्कत। सर लेट कैसे हो गए भैया? मैं मैराथन तैयार कर रहा था, मैंने टाइम अभी देखा 1:15 हो गए। कल के क्वेश्चन देने थे, मैं 200 क्वेश्चन पे पहुंच चुका था। मैं तो अभी 250 पूरे करने वाला था उनको। फिर ध्यान आया क्लास भी है, गलती हुई है, रियली सॉरी। ऋतिक, निकिता, हरीश कुमार, श्याम सुंदर, राहुल पारस, बोले भी फटाफट से, कोई दिक्कत। बहुत शानदार। आप अच्छे होंगे तो हम अच्छे रहेंगे, सुमित सिंह कह रहे हैं। चलो भाई, कोई समस्या है फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, एक बार बताएंगे सारे बच्चे। और आज का हमारा टॉपिक है, मतलब आज समस्याओं का दिन, आप यह समझे। आपका कोई भी क्वेश्चन है आज आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है। और टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, चलो। यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप कभी भी एसएससी का कोई फॉर्मेट देने जा रहे हैं, कोई भी फॉर्मेट देने जाएं कभी भी, अब या भविष्य में कुछ भी तैयारी करें, तो मैंने आपको बताया इतिहास में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है पूछे जाने का क्वेश्चनों का, तो मेडिएवल हिस्ट्री हो गई, एक आपकी क्या हो गई, एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, आधुनिक इतिहास हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, एंशिएंट, यानी कि प्राचीन। तो मैं आप लोगों को कुछ पहले गाइड कर दूं थोड़ा सा, और समझेंगे बात को। जो मॉडर्न है, जो आधुनिक इतिहास है, इसका सबसे ज़्यादा रेशियो है। स्टेट के एग्जाम्स में भी आप देखेंगे, स्पेशली मैं यूपी के एग्जाम्स की बात करता हूँ। यूपी के एग्जाम्स में काफ़ी टाइम से आप लोग देखेंगे मुगल प्रशासन से प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से नहीं मिल रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, एक सिंगल पर्सन। ठीक है। और क्या बोलोगे, मध्यकालीन, क्या बोलेंगे, मध्यकालीन। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आधुनिक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। और उसके बाद में वेटेज आता है आपका, पहली प्राथमिकता आप आधुनिक इतिहास को दें, दूसरी आधुनिकता आप किसको दें, मीडिएवल को दें, और तीसरी आप एंशिएंट को दें। जिससे प्रश्न पूछे जाने अब लगभग बंद हो चुके हैं, अगर कहें तो खत्म ही होते जा रहे हैं। ठीक है। एसएससी के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट एग्जाम्स में आज भी बराबर वेटेज है। चलो भाई आगे लेते हैं, बहुत बढ़िया। चलो भाई, गुरुजी लेट के पढ़ना चाहिए या बैठ के? भैया कैसे भी पढ़ सकते हैं, वैसे बैठ के पढ़ना चाहिए, हमेशा केंद्रित रहें। और हमारा टॉपिक है आज का प्राचीन इतिहास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और प्राचीन इतिहास के लिए मैंने आप लोगों से एक बात कही है कि अब तक देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए गाइड ही कर दूं। आज की क्लास तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और प्यारे बच्चे मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ। गाइडेंस ये है कि आप लोग जब आपका एग्जाम आए, विशेषतः मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है, एचसीएम का। क्योंकि एचसीएम के लिए जो आपका जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन में मैंने पहले ही कहा, एसएससी के लिए आप कभी भी जाएं तो हमेशा स्टैटिक जीके को आप कहाँ रखें, प्रायोरिटी पर रखें, किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए। फिर बात आती है जी इतिहास से कितने क्वेश्चन आएंगे। ऑल ओवर हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन। ये किसके लिए बात बता रहा हूँ मैं, एचसीएम के लिए बात बता रहा हूँ। एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये हम एक आइडिया लगाते हैं, परफेक्ट आइडिया नहीं होता है, कभी भी एनालिसिस होता है। 2 क्वेश्चन होते हैं एडब्ल्यू और टीपीओ से। ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम है नहीं। ठीक है। और यही दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए भी है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। हो सकता है एक ही प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, इतनी बात तो समझे, कोई भी परेशानी? चलो जी, यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई, तो अब बात आती है कि आपका एचसीएम का एग्जाम है, जो कि अब से लगभग आपका 6 दिन बाद पेपर है, तो 6 दिन आपके पास हैं। तो मैं आप लोगों के लिए प्यारे बच्चे, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसकी जो मैंने बैच में अब तक अपनी बेस्ट हिस्ट्री मुझे लगता है पढ़ाई हुई है, वो सारी पीडीएफ और क्लास में आपके लिए प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। क्लास आपको आज ही प्रोवाइड हो जाएंगी। तो वो बच्चे जो रोज लास्ट टाइम पर मतलब कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं, या सिर्फ पीडीएफ पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सजेशन दूंगा कि आप इसकी सिर्फ पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और बाकी आपको वीडियोस देखनी है कि वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
वीडियोस भी आपको मिलेंगे। इतनी बात ठीक है? एक बार बताएंगे, आप लोगों का कोई सजेशन हो तो आप कह सकते हैं। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैनेज में कैसे मैनेज करें टाइम को? मैनेज टाइम को नहीं करना, आप लोग अपने प्रश्न बनाते चले, बहुत ज़्यादा समय आप खराब ना करें किसी प्रश्न पर, आगे बढ़ जाओ जब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम नहीं है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यही जीएस, आपकी जीएस सब में बढ़ जाएगी, और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चे, हिस्ट्री के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आपके क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी सब में है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही है। आपको मैं बताऊं ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन मिलेंगे जी? 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। पॉलिटी का एक वेटेज ज़्यादा हो सकता है, आप पॉलिटी को थोड़ा क्या रखें प्राथमिकता पर, क्योंकि पॉलिटी से मुझे लगता है आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही लगभग स्टैटिक जीके से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी सब बिखरा हुआ होगा, 1 क्वेश्चन कहीं से, 2 क्वेश्चन कहीं से। ठीक है, कोई परेशानी? पीडीएफ यहीं आपके ही सेक्शन में मिलेगी, आपकी ही क्लास में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक इकट्ठी एक क्लास आ जाएगी, सीक्वेंस से क्लास है। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे, मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलेंगे भैया जिंदा पीर किसको कहा गया? ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, जिंदा पीर मैं आपको बता चुका, औरंगजेब को कहा गया है। ठीक है, आजादी के बाद में क्या पूछ रहे हैं? आजादी के बाद चाणक्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बिल्कुल है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सीजीएल मतलब भैया सीजीएल मत पूछो, भी दिल्ली पुलिस के लिए क्लास चल रही है, सीजीएल मतलब स्टैटिक जीके है, समझ लो, कोई दिक्कत? हाँ एनफ है, कुमार हिमांशु पचौरी जी एकदम एनफ है। सर आपसे बात करनी है, चलो एक और बात मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चे, देखो पहले आप लोग एक प्रॉमिस करना, और क्लास के बाद में मैं आपको मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड कर दूंगा। कॉल कभी लग नहीं सकती मेरे नंबर पर, इतनी बात समझ लेना, जितनी भी कॉल करोगे असफल कॉल होंगी। ठीक है, तो प्रयास मत करना कॉल करने का। जो बहुत ज़रूरी मैसेज हो तो व्हाट्सएप करना, कोई डाउट हो इन वीडियोज में से कुछ पूछना हो तो मैसेज करना, और वो डाउट भी किसका हो? सब्जेक्ट का कोई डाउट हो, स्पेशली हिस्ट्री का हो, स्टैटिक जीके का हो, या जीएस का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई जी मेरे फॉर्म में ये दिक्कत होगी, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो प्लीज़ उसके लिए कॉलिंग टीम है। ठीक है, इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कि व्हाट्सएप पर, लेकिन धैर्य रखना हमेशा, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर पहले भी प्रोवाइड कराया यूपीएसआई बैच में। तुम इरिटेट हो जाते हो क्योंकि नंबर ऑफ मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे बहुत समय लगेगा, क्योंकि टीम नहीं है, मैं इंडिविजुअल रिप्लाई करूँगा उसके, तो उसमें एक समय लग सकता है। कोई भी डाउट है आप पूछें, अगर मुझे लगता है आपका डाउट ज़रूरी है और इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन आप पूछ रहे हो जी अकबर के पिता का क्या नाम है, तो कॉमन चीज़ है जी, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कैसे टाइम मैनेज करूं, ये नहीं हो रहा, मतलब वो जनरल चीज़ें जिनका जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं सिर्फ वो जवाब आपको दूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ ये जवाब आपको कहीं नहीं मिल पा रहा होगा। डाउट का क्वेश्चन होता है भैया, 2 आंसर जिसके होते हैं, संदिग्ध पर्सन है। ओके ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू होती है इतिहास से, और इतिहास को प्यारे बच्चे हमने 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है। क्या बोलेंगे? 3 सेगमेंट में बांटा हुआ है, यानी कि आज हम इतिहास की आपके अंतिम क्लास लेंगे। 3 सेगमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था इतिहास को शुरू करते समय। ठीक है, पहली ही क्लास में समझा था। क्या बोलेंगे? इतिहास को बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चलो बोलेंगे आगे। और प्यारे बच्चे ये क्यों है प्रागैतिहासिक काल? वो है जिसके एविडेंस है और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। क्या बोलेंगे? लिखित परिणाम नहीं है, कोई भी मतलब एविडेंस उसका लिखित में नहीं है तो सही लेकिन लिखित में नहीं है। क्या बोलते हैं? इसके साक्ष्य हैं। बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलते हैं? इसके साक्ष्य हैं, लिखित प्रमाण है इसके? भैया नहीं है। क्या बोलोगे? हैं। इस क्या बोलोगे? इसके साक्ष्य है, लेकिन इसके अगर एविडेंस की बात करते हैं, इसके एविडेंस हैं और जिनको क्या किया गया है? पढ़ा भी जा चुका है। तो ऐतिहासिक काल हम उसको कहते हैं जिसके एविडेंस भी हमारे पास हैं और उसको हम पढ़ भी चुके हैं। जैसे जेम्स प्रिंसिप एक व्यक्ति हुए, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा 1837 में, खोजा टी फैंथेलर ने 1750 में, लेकिन पहली बार अशोक ने क्या लिखा ये पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखेंगे, आगे देखो भी इस बात को। आद्य ऐतिहासिक काल, इससे पहले का काल है ये। क्या बोलेंगे? इसके पहले का काल है, इसके साक्ष्य थे, लेकिन क्या इसके लिखित प्रमाण थे? क्या बोलेंगे? इसके लिखित प्रमाण नहीं मिले। इससे पहले के ना तो साक्ष्य थे ना लिखित प्रमाण
वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना। जो प्रागैतिहासिक काल था उसको बांटा गया है 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है प्यारे बच्चे। क्या बोलते हैं? कौन से 3 हिस्से हैं भैया? वो 3 हिस्से हैं दोस्त आपके, देखना ध्यान से। एक है पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। कौन सी एज है? ओल्ड स्टोन एज। एक है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। ठीक है। नव पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। इसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। स्टोन मीन्स पत्थर। ठीक है। अभी दिख रहा है जूम करने के बाद में ये? डिम्पी कह रही है भैया वाद्य यंत्र वाली क्लास करवा दो एक भैया। हाँ कराएंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को 12 बजे होगी। सीजीएल में करा रहा हूँ, लेकिन सभी के लिए सेम है। आप लोगों को मैं पहले गाइड कर चुका हूँ, वो क्लास जरूर कर लेना। ठीक है। शुरू में मैं आर्ट एंड कल्चर की 3 दिन क्लास करा दूंगा, 6, 7, 8 में, वो आप लोग कर लेना। ओके, जरूर करना। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका था भैया कि इसमें पुरापाषाण काल आता है, फिर इसमें मध्य पाषाण काल आता है। ठीक है, पढ़ चुके थे ना ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। पुरापाषाण काल में क्या था आपका? यहां से बात शुरू होती है। जो पुरापाषाण काल था, क्या बोलेंगे? जो पुरापाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है पत्थर वाला, और नया पाषाण काल, इनमें क्या क्या हुआ? पुरापाषाण काल में क्या हुआ आपका? ओल्ड स्टेज एज में क्या हुआ था? पत्थर का प्रयोग मनुष्य ने कब किया? वो पुरापाषाण काल में किया। ध्यान से देखना और नोट करना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पुरापाषाण काल का प्रयोग कब हुआ? पुरापाषाण काल में पत्थर का प्रयोग हुआ था। ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट क्लास में करा दिए थे, यही बात मैं कह रहा हूँ। कपिल कुमार जी करा चुके थे। मनुष्य कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। आग के बारे में कब जाना? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मनुष्य ने आग के बारे में कब जाना? धीरे धीरे मनुष्य का समय आगे बढ़ता गया। मध्य पाषाण काल आया, यानी 4000 बीसी के करीब का टाइम है। इस काल में क्या हुआ? व्यक्ति ने क्या किया? खेती करनी शुरू की। तो पूछते हैं कृषि और पूजा कब शुरू की थी? बोलेंगे भी फटाफट से। कृषि और पूजा बोलेंगे भी फटाफट से। कब शुरू की? आपका मध्य पाषाण काल में शुरू की। हड्डियों से हथियार बनाने शुरू किए मनुष्य ने। क्या बोलेंगे? पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। क्या बोलेंगे? और साथ में क्या हुआ आपका? कृषि जो शुरू हुई थी। क्या बोला मैंने? कृषि। कृषि में 2 चीजें आती हैं, गेहूं और जौ। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये मेहरगढ़ जगह है, पाकिस्तान से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है जी। चलो, धान की खेती का प्रारंभ कहां से हुआ? इसके साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा, प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बोले भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? कहां से मिले हैं गेहूं के साक्ष्य? आपका मेहरगढ़ से। और कोल्डी हवा से किसके साक्ष्य मिले हैं? आपको धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन बच्चे, हम बार बार इतिहास में पढ़ते हैं भैया, जो पहिया है वो नव पाषाण काल में आया। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? हम नव पाषाण काल में आया, जो कि एक गलत तरीके का मिथ है। पहिया पूरी तरह विकसित हुआ था नव पाषाण काल में, यानी ढकेलने लायक। बोले भी फटाफट से, थोड़ा ढकेलने लायक कब बना वो? बोले भी फटाफट से, थोड़ा ढकेलने लायक वो कब बना? ये क्या यहां क्या कर दिया इन्होंने? एक इन्होंने बीच में से गायब कर दिया भैया, सॉरी। मध्य पाषाण काल लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, मध्य पाषाण काल देखो, यहां ध्यान से देखना, एक चीज गलती हुई है। ये वर्ष पे मैंने ध्यान नहीं दिया। आप लोग एक टेबल बनाना। ये जो आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, प्यारे बच्चे नोट करना आप लोग। मध्य पाषाण काल ये किसके बाद में शुरू हुआ? आपका पुरापाषाण काल के बाद में। 10,000 से लेकर के 4000 बीसी तक ये रहा। 4000 बीसी तक ये रहा। ठीक है, मध्य पाषाण काल। इसके बाद में ये यहां वर्ष गलत लिखा हुआ है। यहां पर आप सिर्फ एक हेडिंग आप लोगों को बदलना है, नव पाषाण काल। क्या बोलेंगे? ये सब आप लोगों के पास है ना, ये मैंने लिखाया होगा आप लोगों को। नव पाषाण काल।
ये 4000 बीसी से शुरू हुआ, यानी बीच वाला पीरियड था मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से 4000 बीसी तक रहा। ठीक है, और 10,000 के बाद में कहां से रहा आपका, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है जी, तो मध्य पाषाण काल 10,000 से 4000 बीसी तक, और 4000 से बीसी तक ये क्या था आपका, नव पाषाण काल था। इतनी बात याद रख लेनी है, कोई भी दिक्कत किसी को, ये आपको मैं नोट भी करा चुका था। फिर मैंने बताया था ऐतिहासिक काल को हम 3 हिस्से में बांटते हैं, आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो प्रापाषाण काल तो नंबर 1 पे हो गया आपका, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, ये हम नोट कर चुके थे, और तीसरा नव पाषाण काल। इनमें क्या क्या हुआ ये आपको नोट करना है, सिर्फ हेडिंग आप लोगों को चेंज करना है। चलो भाई आगे चलेंगे। भैया जी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में थोड़ा बताएं। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बच्चे मैंने क्लास से ही आप लोगों को बताया था कि भारत में जितने भी आंदोलन चले, क्रांतिकारी आंदोलन, उन सब के लीडर कौन थे आपका, उन सब के लीडर हमारे चंद्रशेखर आजाद थे। और जो भी क्लासेस है मैं आपको सीक्वेंस से प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, एकदम सीक्वेंस से। सेकंड बैच में पढ़ेंगे फिर से, सेकंड बैच में फिर से शुरू करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, बिल्कुल पढ़ेंगे सेकंड बैच में, क्यों नहीं पढ़ेंगे। मानव का विकास, जो मनुष्य का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, ये आप सब लोग जाने सिर्फ, और इसको नोट मत करना। मनुष्य के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले मानव के बारे में हमको पता चलता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक मनुष्य था जो कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आपका जावा मानव, जिसको जावा द्वीप में रहना बताया गया। फिर एक पीकिंग मानव था जो कहाँ मिला आपका, जावा द्वीप कहाँ आपका, हिंद महासागर में। फिर आपका चीन में साक्ष्य मिलते हैं, पीकिंग मानव था जिसको नाम दिया गया। ये वो मनुष्य है, आपने देखा होगा मनुष्य पहले अपने हाथ को भी टिका करके चलता था और पैरों को भी। फिर मनुष्य ने धीरे 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 खड़ा होना सीखा, और मनुष्य अंत में खड़ा हो गया, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक मानव, जो कितने वर्ष पुराना है, 3600 बीसी पुराना है। नोट ना करें भैया, 3600 बीसी पुराना है, और इसी का वैज्ञानिक नाम आप कहते हैं होमो सैपियंस। क्या बोलेंगे, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सैपियंस है। कोई दिक्कत, होमो सैपियंस है। तो 36,000 बीसी पुराना है, तो 36,000 बीसी में कौन सा काल आएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बोले। चलो दिव्यांशु सिंह एक बार बताएंगे भैया। तो 36,000 बीसी कौन सा काल हो गया, यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य था। इतनी बात समझे। एक व्यक्ति हुए हमारे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने सिद्धांत दिया मानव विकास का। मानव विकास के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि जो मनुष्य जाति है वो लगभग बंदर के जैसी है। किसके जैसी बताई, बंदर के जैसी बताई, यानी कि वो किसके करीब है, वो बंदर के करीब है। ऐसे नहीं बताया कि हमारे पूर्वज जो है बंदर थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा जन्म बंदरों से हुआ है। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला जी हम तो इंसान बन गए, फिर बंदर क्यों नहीं बने इंसान सारे ये। तो दरअसल में उन्होंने ये नहीं बताया बंदर आपके पूर्वज हैं या हमारे पूर्वज हैं। तो हम सब कैसे कहते हैं हमारे पूर्वज तो हमारे दादाजी हैं, बंदर नहीं हैं। तो इन्होंने बताया बंदर के करीब है, बंदर के करीब है। तो हमारे जो धर्मशास्त्र है, हमारे धर्मशास्त्रों में हमको कहाँ बताया गया है, जल से पैदा हुआ बताया गया है, जब भगवान विष्णु के अवतारों में बताया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव। जातियों का उद्भव किस तरह से हुआ, जातियों का उद्भव किस तरह से हुआ। और दूसरी बुक इन्होंने 1871 में लिखी, डिसेंट ऑफ मैन। क्या बोलोगे, डिसेंट ऑफ मैन। क्या बोला, केवल केवल वानर ही, किसमें बोला था, मानव ही मनुष्य के समीप नहीं है, केवल वानर ही, केवल वानर ही मनुष्य के समीप है। किससे गुण मिलते हैं मनुष्य के, इन्होंने बोला वानर से गुण मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक की बात में। तो 2 किताबें याद रख लेनी है। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब मनुष्य, आधुनिक मनुष्य 36,000 बीसी पुराना है। और अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल में ये था, पूरा पाषाण काल में था ये, तो मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ। और हम तुम भी तो मनुष्य हैं,
हम तक पहुंचे सब लोग। तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो किस नदी के किनारे थी, ये सिंधु नदी के किनारे थी। किसके किनारे थी ये? सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है जी। और यहां से आप लोगों का ये टॉपिक शुरू होगा जिसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मतलब सर आगे की क्लास किस तरह होंगी थोड़ा गाइड कर दो। भैया बताया तो मैंने तुम्हें, रोज क्लास जाती है आपके पीडीएफ फोल्डर में, जैसे करते हो तो कैसे देखते होगे बाद में क्लास, कभी क्लास लेट हो जाती है तो आपको वीडियो देखनी होती होगी, वीडियो पे क्लिक करते होगे, पीडीएफ देखनी होती थी होगी, पीडीएफ पे क्लिक करते होगे। आपको वो सब कुछ मिल जाएगा आज के बाद में। ठीक है, लगभग वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब मैं बात करूं तो शायद आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो 15-15 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो वो छोटे छोटे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बाकी जिन बच्चों की परीक्षा अभी नज़दीक में नहीं है, AWO वाले बच्चे हैं जो, वो आराम से वीडियो देख सकते हैं। कहीं लगे कि डाउट है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो वीडियो से समझ सकते हैं। जिनका बाद में है दिल्ली पुलिस में, वो आराम से देखो तसल्ली में। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भैया, बचे हुए बंदर जो है आदमी कब बनेंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। चलो आगे देखें। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। और दयाराम साहनी द्वारा इसका नामकरण किया गया। आप कहेंगे भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा इसको इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया नगर था। दरअसल में चार्ल्स मेसन भारत में आए थे जिन्होंने सबसे पहले घोषणा की आपकी, किसके बारे में? 1826 में उन्होंने इस सभ्यता के बारे में बताया था, चार्ल्स मेसन ने। फिर एक बार क्या हुआ, लाहौर से कराची रेल लाइन बिछ रही थी, क्योंकि रेल, मैंने बताया था आपको डलहौजी के टाइम पर रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे रेल बिछनी शुरू हुई और लाहौर से कराची 1853 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी रेलवे लाइन को बिछाते समय पटरियां जब बिछाई जा रही थी तो इनको कुछ ईंटें मिली और इसके बाद खुदाई की गई। 1856 पहली बार, क्या बोलेंगे, कौन थे? हमारे कनिंघम थे। तो इन दो व्यक्तियों का नाम भी जुड़ता है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। चलो भाई, सर ड्राइवर में स्टैटिक जी के कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं? भैया 3 क्वेश्चन लगभग। हेल करके आएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना। महेश कह रहे हैं कि कोर्स को अभी ऑफ मत करना प्लीज भैया। अरे नहीं करेंगे भैया, कोर्स को अभी ऑफ नहीं करेंगे। रहेगा आपके एग्जाम के बाद के कुछ दिन तक रहेगा। ओके। मोहम्मद शाहनवाज, लव यू। समकालीन सभ्यता, सभ्यता का क्या अर्थ होता है भैया? सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों का एक कल्चर है ना, हम लोग सब कैसे रहते हैं, एक क्षेत्र विशेष में लोग एक जैसे दिखते हैं। आप दक्षिण में जाओगे तो लोग लुंगी पहनते हैं, उनका पहनावा अलग है, उनका पेश आने का तरीका अलग है, वो खातिरदारी अलग तरीके से करते हैं। तो ये सभ्यता हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप कैसे किसी से बातचीत करते हैं, कैसा आपका रहन सहन, आपके रीति रिवाज कैसे हैं, इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? सभ्यता बनता है। ठीक है। अच्छा, समकालीन सभ्यताओं में चीन की सभ्यता आती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है, जो किसके किनारे थी? दजला फरात नदी के किनारे। इसको सिर्फ आप पढ़ करके तैयार रखें कि ये समकालीन सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। ये क्या है? ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, बिल्कुल रोशनी पासवान जी, एकदम सही उत्तर आप लोगों का आता हुआ। भैया कुछ छोटा मेथड बता दो कोई। छोटे मेथड के लिए बच्चे, मैं तुम्हें कितनी बार गाइड करता हूं, तुम बीच बीच के क्लासेस में आते हो। देखो मैंने कहा यूट्यूब पर जो बच्चे इंस्टेंट रिवीजन करना चाहते हैं मीडिएवल का, आप लिखें यूट्यूब पर भास्कर सीरीज, प्राचीन भारत भास्कर सीरीज। तो उसमें काफ़ी कुछ तो मैंने इसमें प्राचीन की स्टार्टिंग वीडियो में करा रखा है, और जो थोड़ा सा बचा है वो मध्यकालीन में भी है, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा। तो मध्यकालीन तो अरब आक्रमण से शुरू हुआ ना, तो आप ये भास्कर सीरीज वाली क्लास जरूर पढ़ के रखें सभी बच्चे। चाहे किसी का कांस्टेबल का पेपर है आगे, उससे क्या आएगा, एक असीम कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा।
वो जो अगर नहीं पढ़ा है, जो बैच से पढ़ चुके हैं मध्यकालीन आधुनिक, कोई दिक्कत ही नहीं, वो कंप्लीट है अपने आप में, इतना पढ़ के जाए सिर्फ। अच्छा, पश्चिमी स्थल की बात करते हैं, सुतकांगेडोर। ये कहाँ है? दास्क नदी और पाकिस्तान में। दिल्ली पुलिस 2020 आपका क्वेश्चन पूछा गया पहले ही दिन, ठीक है, और मुझे खूब याद है कि पेपर शुरू थे तब आपके, कब से? 27 नवंबर से, ठीक है। और 27 नवंबर तक ध्यान से देख लेना, 27 नवंबर को पहली बार ही प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है? ठीक है, सचिन भाटी सुमेरियन। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसकी जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा था, जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो सबसे ज्यादा थी, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रवरा नदी, ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये? क्या बोलोगे? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? गोदावरी की सहायक नदी। तो ये चारों स्थल आप लोग याद रख लेना। ये कहां पर है? पूर्वी स्थल हिंडन नदी, आलमगीरपुर, गोहरा आलमगीरपुर गांव का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ लक्षण हैं। तो हमारे नाना बताते, हमारे मामा इसी गांव के हैं, कि यहाँ से कुछ सिक्के मिले, कुछ बर्तन मिले थे पुराने। तो यानी यहाँ तक भी ये लोग बसे हुए थे, यहाँ खुदाई में लोग मिले, ठीक है, कोई दिक्कत? एक बच्चा कह रहा है शिवम यादव, सर जी ये वाला मेरी शिफ्ट में था। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चे, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, जिसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कई बार कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उनकी व्यवस्था दो टीलों में विभाजित थी। किस में विभाजित थी? दो टीलों में विभाजित थी। और दो टीले कौन कौन से थे? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। यानी ऊंचे टीले पर रहते थे, नदी के किनारे थे, बाढ़ बाढ़ आ जाए कभी तो भैया नदियों के टीले, यहाँ क्या रहते थे? नदी के किनारे टीलों पर। तो क्या बोलते थे? जो इनकी सभ्यता थी इसमें दो टीले इन्होंने बना रखे थे। जो पश्चिमी टीला था इस वेस्ट साइड पर रहते थे जो लोग खुद को ऊंचा समझते थे, जो इनका चीफ आदमी था, बोले तो इनका सरदार कह सकते हैं आप, राजा, पुरोहित। और इस वाले ईस्ट टीले पर कौन रहते थे? मजदूर और किसान। ये सब रहते थे ईस्ट में। कहाँ बोलते थे? ईस्ट में रहते थे, इस वाले हिस्से में। अच्छा, क्या बोलेंगे? लेकिन आप लोगों को एक बात याद रख लेनी है, जो धौलावीरा स्थल है ये अकेला सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जो 3 टीलों पर था। यानी इन्होंने एक टीला अलग से बनाया, मध्य टीला, जो कि क्या किसके लिए बनाया गया था? आपका रक्षकों के लिए बनाया गया। किसके लिए? रक्षकों के लिए बनाया गया। रौदेश कुमार जी कह रहे AWTPO का पेपर कब है? AWTPO 27 को है ना। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पढ़ना पॉसिबल नहीं था और इसको पढ़ा भी नहीं गया, ठीक है। और क्या बोलेंगे? इनका समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। कैसे लिखी जाती थी भाव चित्रात्मक लिपि? दाएं से बाएं। आप लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। ये कैसी लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और समाज मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक होने का मतलब है कौन प्रधान थी घर में? माता। मात्र प्रधान समाज था। और धीरे धीरे जैसे जैसे वेदों के बाद का समय आया, उत्तर वैदिक काल में ये प्रथा कैसी हो जाएगी आपकी? क्या बोलेंगे? और ये प्रथा हो गई भैया आपकी कैसी? पितृसत्तात्मक। फिर पिता प्रधान हो जाएंगे, घर के मुख्य फैसले पिता लेने लगेंगे। जैसे आज समाज कैसा है? ये पितृ प्रधान है, या पिताजी तो करते हैं फैसले ज़्यादातर, बाजार जाना, सामान लेना, खरीदारी, आपके रिश्ते का डिसीजन, और बाकी सारे फैसले घर में मुख्य रूप से किनके होते हैं? पिता के होते हैं। और क्या बोलेंगे? ऐसा अब धीरे धीरे प्रथा बदल भी रही है। कहते हैं कि भाई जो ठीक है वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके डिसीजन सही हो वो मान्य होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया आकाश यादव। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? माता, माता क्या थी इसमें? समाज मात्र सत्तात्मक था। और घर में कैसी ईंटों का प्रयोग किया है इन्होंने अपने घर को बनाने में? उन ईंटों का, ईंट तो देखिए ना अपने सबने, ब्रिक ईंट आपने देखते होंगे। ये ईंट की जो लंबाई है ये 4 के रेशियो में,
और ये जो इसकी चौड़ाई थी ये 2 के रेशियो में, और जो इसकी ऊंचाई थी, ईंट साइड में से भी तो होती है ऐसी, ऊंचाई हो गई, एक तो हो गई ईंट चौड़ी कितनी है, ऐसे सोचे आप, क्या बोलोगे, ईंट भैया जी चौड़ी कितनी है, तो चौड़ी से मतलब ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई, और क्या बोलोगे, इसकी जो ऊंचाई है, क्या बोलोगे, जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है। ठीक है। अच्छा, पवित्र पशु कौन था इनका, कुबड़ वाला बैल, जिसको वृषभ या श्रृंग युक्त पशु भी ये लोग कहते थे। ठीक है। हाँ, आज समाज लगभग बहुत सारी जगह पर जो डेवलप लोग हैं वो मित्र और क्या बोलेंगे, मात्र और पितृसत्तात्मक दोनों तरह का होता जा रहा है। ठीक है, चलो भाई आकृति त्रिभुजाकार, इसका टोटल अगर आप देखेंगे आकार सिंधु घाटी सभ्यता का, तो एक कैसा है, ये त्रिभुज के आकार के जैसी है। व्यवसाय कृषि और व्यापार दोनों थे। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चे कि भैया कई बार परीक्षाओं में कृषि भी को भी माना गया है, कई बार व्यापार को भी माना गया है, लेकिन एसएससी ने किसको माना है, एसएससी ने व्यापार को माना है। तो आप लोग याद रखेंगे व्यापार आपको लगाना है, कृषि चाहे विकल्प में हो। ये अरब से व्यापार करते थे, इनके पास बंदरगाह भी थे, ये सब आप लोग जानेंगे जब वीडियो को देखेंगे। ठीक है। वर्ग कैसा था इनका, वर्ग 4 लोगों में बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। कितना वर्ग में बटा हुआ था ये समाज, क्या बोलेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का था, 4 में। कौन कौन थे, विद्वान, योद्धा, क्या बोलेंगे, व्यापारी, श्रमिक। तो प्यारे बच्चे याद रख लेना, बहुत बढ़िया, बहुत खूब महेश भाई, बहुत सारा धन्यवाद। और देखो इसमें नो डाउट है कि मुझे बहुत प्यार आप लोगों का मिला, बहुत हद से ज्यादा। लेकिन आप लोग कभी भी पेपर में जाते समय हतोत्साहित ना हो, पेपर में आप कैसे जाएं, हमेशा कॉन्फिडेंस से जाएं। और सबसे ज़्यादा आपका सिलेक्शन कराने के लिए मैंने बोला ना, कभी भी जैसे आपने जीएस पढ़ ली, जीएस आप जब अगर कांस्टेबल के लिए जा रहे होते तो मैं आपको बताता जीएस के लिए स्ट्रेटजी, क्योंकि वहाँ 50 मार्क्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 20 मार्क्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीएस है, सिलेक्शन यहाँ भी कराएगी, लेकिन आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर बहुत सारा ध्यान नहीं दे सकते, वो भी जीएस में किसी एक पोर्शन पर। ठीक है, चलो भाई। गुरुजी ग्रिड प्रथा किसे कहते हैं, फतेहराम जी आप समझेंगे जब क्लास देखेंगे। ग्रिड प्रथा में सारे घर 90 डिग्री पे बनाए गए थे। मैं 10 मिनट आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं भैया कुछ भी। ये सब ये टॉपिक भी आपको नए सिरे से मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता भी मैं अपलोड कराऊंगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता भी, बहुत शानदार क्लास होंगी, आप देख लेना एक बार। ना के बराबर छोटे छोटे टॉपिक हैं। चलो भाई, गुरुजी एक बात बताओ, साक्ष्य क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं भैया एविडेंस। जैसे मान के चलो आपके बाबा ने, किसी ने आपके घर आकर के कहा आपसे कि आपके दादाजी ने हमसे उधार लिया था। आप कहोगे हमारे दादाजी ने तो हमें बताया ही नहीं। फिर वो कहेगा नहीं, आपके दादाजी ने मुझे बताया था एक बार कि वो डायरी में सारी बातें लिखते हैं। आपने दादाजी का सारा सामान ढूंढा और उनकी एक डायरी मिल गई, और उस डायरी में लिखा हुआ था हाँ मैंने उस व्यक्ति से 2000 रुपये लिए थे, मिल गया साक्ष्य। ये एविडेंस है, जिसके बारे में कुछ मिले, कुछ प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, इसको हम साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, बोलो हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गई है। करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया लगभग करंट अफेयर्स का रेशियो कभी आप फिक्स नहीं कर सकते, वो कितना भी आ सकता है कितना भी कम। श्वेता यादव बहुत थैंक यू बहन। इस टाइम पर कोई जाति नहीं थी, नहीं जाति नहीं थी, जाति आई जब भारत में आर्य सभ्यता आई, आर्यंस आए। आर्यों ने कहा हम श्रेष्ठ है, और आर्यों ने भारत में आकर के जिसको हराया उनको उन्होंने बोला नॉन आर्यंस, अनार्य, अनार्य कहा, और उन लोगों को उन्होंने खुद से नीचा समझा। तब ऊंच नीच का एक भेद आना शुरू हुआ। ऋग्वेद में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां काम के आधार पर था, सब कुछ कर्म के आधार पर था। धीरे धीरे सारी चीजें जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर आने लग गई। ठीक है सर, कल जो क्वेश्चंस कराएंगे, हाँ आप कल के क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल। कल सुबह गागर में सागर होगा पीईटी के लिए शुरू, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री के ही प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं, और उम्मीद करूंगा आप सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, आप लोग ये नंबर नोट कर लें मेरा, जब भी आप पढ़ें। और प्यारे बच्चे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा डाउट
और मैं आप लोगों को बौद्धिक समझूंगा। और कोई पूछेगा नहीं प्लीज़ कॉल कर लो, और व्हाट्सएप पे लगातार आप कॉल कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत बात होगी। उसको मुझे फिर जबरन ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे फिर नेगेटिव हो जाते हैं, कहते हैं कि भैया तुम जो है बड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एक तर्क संगत सवाल पूछे, मैं हमेशा रात के 12 बजे भी आपका जवाब दूंगा, ठीक है। नंबर आप नोट कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, 7409270272, ठीक है। यहाँ आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो कॉल्स प्लीज, लगेगी नहीं पहली बात तो नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप। और ओनली व्हाट्सएप में भी क्या, ओनली डाउट्स, क्या बोलोगे, ओनली डाउट्स प्लीज, रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे, ऐसे नहीं बोलते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होंगे, फिर मैं देखने बंद कर दूंगा, फिर तुमको बहुत बुरा लगेगा। तो जो बच्चे ये काम करते हैं, फिर अच्छे बच्चों के जो प्रश्न है या जो मदद है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, तो ये हाथ जोड़ के ऐसा नहीं होता निवेदन, ऐसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। ओके, हाँ दोबारा बैच आएगा फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप लोगों ने जो बैच खरीदा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके लिए बहुत समय है, बहुत समय। सबसे बड़ी टास्क थी इन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बच्चों की, क्योंकि इनकी परीक्षा सबसे पहले थी। मॉक में गुरुजी कुछ क्वेश्चन अटपटे मिलते हैं, तो आप रिसर्च कर लिया करो, उनको ढूंढ लिया करो। बबलू कह रहे सर आप टीचर ही नहीं इंसान भी बहुत अच्छे, भैया तुम स्टूडेंट बहुत अच्छे होगे तो तुमको लग रहा होगा ऐसा। कहते हैं कि जब हम अच्छे होते हैं तो हमको अच्छाइयाँ दिखती हैं, और जब हम अच्छे नहीं होते तो कहते हैं ना कि जैसा मनुष्य देखना चाहता है वैसा वो देख लेता है। दो दीवारें हैं, आपके राइट साइड में सफ़ेद है, और आपके लेफ्ट साइड में एक ब्लैक वॉल है, काली दीवार है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप देखना क्या चाहते हैं। आप काले की तरफ दिखेंगे तो अंधेरा दिखेगा, वाइट की तरफ दिखेंगे तो उजाला दिखेगा, ठीक है। डीपी कांस्टेबल के 50 जीएस के बारे में बता दीजिए प्यारे बच्चे। उसके लिए सिर्फ 3 बजे वाला एक प्रैक्टिस सेट चलता है जीएस पर, उससे जुड़े रहो। और मैं तो ये कहता हूँ जरूरी नहीं है मेरे सेट से आपको लगता है कहीं और कुछ बेहतर हो रहा है, क्योंकि मैं एसएससी फॉर्मेट पर हमेशा उसको पढ़ाता हूँ, और इसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें प्रश्न फंसा सकता हूँ बड़ी आसानी से। इसीलिए मैं उसको आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप उससे जुड़े, जो बच्चे जुड़े हुए होंगे वो जानते होंगे कि उस क्लास की एक क्वालिटी है। और बाकी कहीं भी मिलता है आपको, एक क्लास जरूर करें हमेशा प्रैक्टिस के लिए। कभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी तैयारी करें, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हर विषय का आप एक प्रैक्टिस सेट रोज जरूर लगाएं, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। शोभा कुमारी जी बहुत बढ़िया, अभिमन्यु लव यू टू। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल क्लास जैसे मिलती है ऐसे ही मिलेगी, वीडियो भी पीडीएफ भी उसी सीक्वेंस में, ठीक है। और मैं फिर से आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों, तुम बिल्कुल मत हार मानना, कभी आपको लगे कि कोई चिंता है। और स्टैटिक जीके की जो क्लास आई ना आपकी 6, 7, 8 और आपका 6, 7, 8 में ही आएंगी, ठीक है। 6, 7, 8 को जो क्लास आए, ये 3 दिन की क्लास में मैं आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास कराऊँ आप देख करके चले जाना है। सबसे पहले मैं एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक आजकल का वही ले रहा हूँ, वाद्य यंत्र, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो और कोई बात हो तो बताना। तो आज रात तक मैं अपलोड करा दूंगा सारी, आराम आराम से ध्यान से आप लोग आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। और नहीं भी पढ़ना है तो बिगर पढ़े भी जा सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों को, तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले आपको गाइड किया था कि आप भास्कर सीरीज की पुरानी वीडियो देख सकते हैं, नहीं भी देखी होगी कोई दिक्कत नहीं। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, ठीक है। गुरुजी जीवन में बहुत बदलाव हुआ है आपसे पढ़ के, लोकिंदर मेरे दोस्त, बदलाव बहुत जरूरी है। कहते समय के साथ जब हम बदलेंगे ना तभी कुछ अच्छा होगा। और दुनिया तुम्हें कुछ भी बोले, तुमको खुद को पता होना चाहिए तुम कैसे हो। अगर तुमको लगता है तुम अच्छे हो तो सब ठीक है, बाकी कौन क्या बोलता है उसके बारे में कभी चिंता मत करना। बहुत अच्छी बात है, बदलाव समय के हिसाब से हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है अच्छे से बदल के बुरे हो जाओ, आपको हमेशा अच्छाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहे, फिर आपको ज़िंदगी मतलब चीज़ें कभी परेशान नहीं करेंगे। कुछ आप देर से पाओगे। जब हम तैयारी करते हैं, जब हम छात्र होते हैं, तो कई बार हमको मिलता है समय से पहले मिल जाता है, कई बार बिल्कुल समय पर मिल जाता है, कभी यार समय से बाद में मिलता है, और कई बार समय के बहुत बाद में मिलता है। समय क्या है, समय वो है जो हमने सोच लिया कि इस बार ये प्राप्त करेंगे। कभी हमारी तैयारी थोड़ी ढीली पड़ जाती है, कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कभी भ्रष्टाचार का मारा हुआ स्टूडेंट वर्ग भी होता है जो कई बार हम किनारे पर रह जाते हैं। अरे ये सारी चीज़ें, क्योंकि भ्रष्टाचार भी भारत में काफ़ी है, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं और भर्तियों में होता भी है। लेकिन प्यारे बच्चे ज़रूरत किस बात की है कि निरंतर मेहनत करते रहने की, और ये आप करते रहेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। बस आप
एकदम ईमानदारी से तैयारी करो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहो, इतनी सी बात है, बाकी सब कुछ छोटा सा है, दुनिया छोटी सी है। हम और तुम मिलेंगे किसी दिन, बहुत खुशी होगी जब आप बताएंगे एक दिन कि भैया सिलेक्शन हो गया। तो वो सबसे बड़ा पल होता है हमारे लिए कि आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं, कि आपने इतनी मेहनत की। और हम और तुम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम जानते हैं तो ऐसे वर्ग को जानते हैं जो मेहनत करता है अपने भविष्य के लिए। एक बहुत शानदार बात होती है कि हम और तुम इस ज़िंदगी में मिले हैं, किसी भी माध्यम से मिले, कैसे भी मिले, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।